नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दंगल का। और दंगल की बिसात आज बिछी है ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में, जहां वैसे तो स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत ऐसे झोंकी है जैसे कि पूरे राज्य का फैसला होना हो या फिर लोकसभा का चुनाव होने वाला हो। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज हैदराबाद के स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार करने हैदराबाद पहुंच चुके हैं और योगी का रोड शो इस वक्त हैदराबाद में चल रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के रोड शो की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और खास तौर पर हैदराबाद में, जो कि ओवैसी का गढ़ कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम राजनीति की प्रयोगशाला जिसे माना जाता है, वहां आज योगी आदित्यनाथ को उतारकर बीजेपी ने भी एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की है। वैसे हम आपको बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पूरा दमखम हैदराबाद के इस चुनाव के लिए झोंक रखा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद होकर आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त हैदराबाद में रोड शो कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद प्रचार करने के लिए जाने वाले हैं, उसकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है। और बीजेपी के दिग्गज नेताओं का यही प्रचार करना ओवैसी को अखर रहा है। इसीलिए बीजेपी और ओवैसी दोनों की तरफ से एक दूसरे पर लगातार ताबड़तोड़ तीर चल रहे हैं। हालांकि यही ओवैसी है जिनको लेकर कांग्रेस और बाकी पार्टियां कुछ दिन पहले तक आरोप लगा रही थी कि बिहार में ओवैसी ने कवर दिया, तभी बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन बिहार का चुनाव जीत पाया। ओवैसी मैदान में ना होते तो महागठबंधन बिहार में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाता। लेकिन अब तलवारें खिंची हैं जुबानी तौर पर ओवैसी और बीजेपी के नेताओं के बीच में। शायद ओवैसी ने उम्मीद तक नहीं की होगी कि निकाय चुनाव में बीजेपी इस कदर पूरी ताकत झोंक देगी। आखिर माजरा क्या है? क्यों बीजेपी हैदराबाद के निकाय चुनाव में इतनी ताकत लगा रही है? पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। अब की बार कौन जीतेगा हैदराबाद का निकाय चुनाव? जवाब तो परिणाम आने के बाद मिलेगा, मगर हैदराबाद के निकाय चुनाव इतने दिलचस्प पहले कभी नहीं दिखे। पहले कभी नहीं देखा गया कि बीजेपी की पूरी पलटन निकाय चुनाव में उतर गई हो। आज बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में हल्ला बोल रहे हैं। एक दिन पहले ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो करके ओवैसी पर करारा हमला किया था। बीजेपी हैदराबाद के निकाय चुनावों को धार दे रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा यहां से ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं। ओवैसी जी जिस प्रकार कह रहे थे कि अगर मेरे गर्दन पे छुरा भी रख दोगे तभी भी मैं भारत माता का नाम नहीं लूंगा। उनके जो विधायक हैं जो बिहार में चुने गए, उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। उनके लोग कह रहे हैं कि ग्रेटर हैदराबाद के अंदर जो ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी के मुखिया, ओल्ड सिटी के सीएम ओवैसी ही हैं। ये किस प्रकार की बातें हैं? और 15 मिनट पुलिस हटा दो, उसके बाद देखो दूसरों का हश्र क्या होता है। ये सब किसने कहा था? हम हिंदू मुस्लिम में विश्वास नहीं करते हैं, हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास में विश्वास करते हैं। हालांकि संबित पात्रा ने आज तक के कार्यक्रम टक्कर में भी ओवैसी पर ऐसा ही तीखा हमला बोला था। तब ओवैसी ने मोदी को अपना पीएम मानने से इनकार कर दिया था। मेरे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो ओवैसी जी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। चलिए नहीं, अभी भी नहीं। ना 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 मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। ना 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 आपके मुल्क के नहीं, आपके मुल्क के। आप बोलेंगे आज कि मेरे मुल्क के मेरे प्राइम मिनिस्टर, बोल के दिखाइए। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? यही पार्टीशन है। 150 सीटों वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगा रखा है। वहां पहले से ही तेजस्वी सूर्या प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवैसी शांत बैठे हैं, वो बीजेपी के हर हमले का जवाब दे रहे हैं। किसानों ने बड़ा भरोसा किया कि चलो मोदी आएगा तो किसान को फायदा होगा। आज दिल्ली के कड़ाके की सर्दी में किसानों के ऊपर दिल्ली की पुलिस उनके ऊपर पानी बरसाती है। 10 डिग्री टेम्परेचर में पानी बरसाकर किसानों को तकलीफ दे रही है। हर महाज पर यह हुकूमत नाकाम साबित हुई है बीजेपी की। ओवैसी तो हमला बोल ही रहे हैं, मगर उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी अपने ही अंदाज में मोदी और योगी पर हमले कर रहे हैं।
और ये कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूं, ना ही कल के चाय वाले से डरने वाला, ना ही कोई योगी खोगी से डरने वाले हैं। वैसे कहने के लिए तो निकाय चुनाव में 4 प्रमुख पार्टियां हिस्सा ले रही हैं, टीआरएस, कांग्रेस, एआईएमआईएम और बीजेपी, मगर असली रंग बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच ही दिख रहा है। सवाल है क्यों? बिहार में एआईएमआईएम एनडीए गठबंधन का स्पीकर चुनने में सहयोग देती है, तो फिर यहाँ तल्खी क्यों है? जवाब के तौर पर यूं मानिए कि बीजेपी को लगता है कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना ही वो राज्य है जहां वो अपनी पैठ बना सकती है। यहाँ कांग्रेस कमजोर है, चंद्रबाबू नायडू से लोग खफा हैं, टीआरएस मजबूत जरूर है, लेकिन अगर बीजेपी ओवैसी को उन्हीं के गढ़ में मात देने में सफल होती है तो विधानसभा चुनाव के लिए उसकी ताकत और बढ़ेगी। तो क्या यह माना जाए कि निकाय चुनाव में बीजेपी का दम दरअसल विधानसभा चुनाव की आगामी तैयारी है? हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मौलाना सईदुल कादरी हैं, प्रेसिडेंट हैं कादरिया इंटरनेशनल के और ओवैसी के दोस्त माने जाते हैं, करीबी माने जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सरवन कुमार हैं, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और मीडिया इंचार्ज हैं तेलंगाना के कांग्रेस के। हमारे साथ आबिद रसूल खान होंगे, वो टीआरएस के नेता हैं। और हमारे साथ एस श्रीनिवासन होंगे, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस इलाके की राजनीति को बहुत करीब से जानते समझते हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन यह बताते हुए कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो कि अमूमन तमाम विषयों पर बात करने के लिए मौजूद रहती है, इस विषय पर उन्होंने अपने प्रवक्ता को राय रखने के लिए नहीं भेजा। यह कार्यक्रम 40 मिनट 45 मिनट तक चलेगा, वो चाहें तो अपने प्रवक्ता को इस कार्यक्रम में शामिल होने भेज सकते हैं। संबित पात्रा, 10 साल पहले आप मांगा करते थे, 12 साल पहले पार्षद के चुनाव के लिए वोट के साहब हम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथी पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। अब जबकि आप दावा करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अब भी आप हैदराबाद में निकाय चुनाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों? देखिए रोहित जी, निकाय चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं होता, हर चुनाव चुनाव होता है और ये लोकतंत्र की सुंदरता है। और मैं कहूंगा मोदी जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी की सुंदरता है कि हर चुनाव को हम महत्व देते हैं। और जैसे कि आपके चैनल में बार बार मैंने कहा है, पीएम का अर्थ सिर्फ प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, पसीना और मेहनत होता है। हर चुनाव में पसीना और मेहनत हमारे नेता बहाते हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी, योगी जी, सब लोग पसीना बहा रहे हैं। तो आज आप देख रहे हैं दो सदस्यों वाली पार्टी आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। मेहनत नहीं करते तो यहां तक पहुंच नहीं पाते। राहुल गांधी छुट्टी मना रहे हैं, तो देखिए उनका नतीजा और हश्र क्या हुआ है। इसलिए मेहनत करना कोई डिमेरिट नहीं होता, हर चुनाव को बड़ा मानना चाहिए। देखिए, जहां तक हैदराबाद में चुनाव का सवाल है, ये जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव है, इसके विषय में चूंकि मैं हैदराबाद में खुद हूं और पूरा समीकरण यहां समझ पा रहा हूं, मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी दरअसल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चुनाव लड़ रही है, मगर ये जो टीआरएस पार्टी है, केसीआर जी की टीआरएस पार्टी है और उनके जो दोस्त हैं ओवैसी, ये मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ये कोई ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये एफएफएमसी मतलब फैमिली फ्रेंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की चुनाव लड़ रहे हैं। फैमिली फ्रेंड मतलब एक टीआरएस है जो केवल फैमिली है, केसीआर और केटीआर। आप देखिएगा चारों तरफ यहां केवल पिताजी एक तरफ और बेटे जी एक तरफ दिखते हैं। और उनका दोस्त कौन है? उनका दोस्त है ओवैसी, जिसके साथ इनकी अलायंस पार्टनरशिप रहते हैं। और केसीआर जी एक ही धुन गाते हैं, उनका धुन है ओल्ड सिटी से आया मेरा दोस्त, मेरे दोस्त को सलाम करो। यहां एक्सपर्ट बैठे हैं, उनसे पूछिए, अभी जो फ्लड आया था 30% हैदराबाद उस फ्लड में डूब गया था, पानी 80 लोग मारे गए थे। किस प्रकार की भयावह परिस्थिति हैदराबाद में थी। केवल और केवल ओवैसी के साथ मिलकर केटीआर ओल्ड हैदराबाद में गए, 10,000 रुपए की पैकेट की अनाउंसमेंट करते हैं और वो पैकेज केवल अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं। यहां माहौल देखिए क्या है आज चारों तरफ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका दुब्बक के अंदर, जो दुब्बक कंस्टिट्यूएंसी यहां था, उसके अंदर अभी जो बाइपोल हुए थे 50 से अधिक, उसमें हमारी जीत। बिहार में कहा जा रहा था कि आपके दोस्त थे, जो यहां आप कह रहे हैं केसीआर के दोस्त हैं। बिहार में भी उसी तरीके की बाढ़ की तस्वीरें, बल्कि उससे भी डरावनी हमने देखी थी। आपके उप मुख्यमंत्री निक्कर पहन के सड़क पे खड़े हुए थे क्योंकि उनके अपने घर में पानी घुस आया था। यह हालत हो गई थी बिहार की राजधानी पटना की।
तब तो आप बता रहे थे कि हमने कमाल का विकास किया बिहार में, और वही स्थिति अगर ओवैसी के अगुवाई वाली सरकार के साथ, प्रशासन के साथ हैदराबाद में दिखती है तो आपको बड़ी खराब लगती है। देखिए रोहित जी, पहली बात तो मैं बता दूं, मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। बिहार में ऑलरेडी सरकार बन चुकी है और बीजेपी की सरकार बनी है। अच्छा किया होगा तभी एंटी इनकम्पेंसी 15 वर्षों के बाद नहीं रही और हमारी सरकार बनी। यहां पर आप एक्सपर्ट से पूछिए, तेलंगाना में जहां केवल हमारे पास एक ही एमएलए थे, आज हमारे 2 एमएलए हुए हैं। दुबाका कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बात कर रहा था, जहां खुद हरीश राव जी इंचार्ज थे, अर्थात केसीआर के दामाद उसको संभाल रहे थे। सिद्दीपेट बगल वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिद्दीपेट के वो एमएलए हैं, वो खुद भार संभाल रहे थे। फिर भी केसीआर का परिवार वहां हार गया और हमारी सरकार बनी, जहां पहले 70,000 वोटों से लीड लेते हुए उनके विधायक थे। तो कहीं ना कहीं ये जो गढ़ केसीआर का था वो डह रहा है। जहां तक ओल्ड सिटी का सवाल है, जहां से ओवैसी आते हैं, कौन कहता है हम ओवैसी के मित्र हैं? ये राहुल गांधी कहते हैं। देखिए, ये कांग्रेसी से पूछिए कि इन्होंने यूपीए 1 और यूपीए 2 में 2013 तक मिलकर एआईएमआईएम के साथ सरकार चलाई थी। 2013 तक 9 वर्षों तक ये साथ बैठे थे, तो मित्र हम कैसे हो सकते हैं? हमने तो अपने पूरे के पूरे ताकत को झोंक रखा है यहां ग्रेटर म्युनिसिपल हैदराबाद कॉर्पोरेशन के चुनाव में। एक कांग्रेसी दिखाइए मुझे, एक कांग्रेसी सड़क पे दिखाइए। भूल जाइए राहुल जी, सोनिया जी, कोई यहां उतर के एक कांग्रेसी सड़क पे नजर नहीं आ रहा है, एक कांग्रेस का झंडा नजर नहीं आ रहा है। अभी पूछ लेते हैं ना श्रवण जी से। श्रवण जी, इनकी लड़ाई ओवैसी के खिलाफ है, टीआरएस के खिलाफ है या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है? मुझे रोहित जी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? दोबारा बोलेंगे आपने? मेरा सवाल यह है सर, ये चुनाव ओवैसी और टीआरएस के खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी को निपटा देना चाहते हैं? दो बात है यहां पे। मैंने पूरी तरीके से संबित पात्रा जी की बयान भी सुना था। टीआरएस और एमआईएम दोनों भी और बीजेपी तीनों मिलकर यहां पे नाटक कर रहे हैं तेलंगाना में। यह नाटक ऐसा है, कल तक टीआरएस और एमआईएम दोनों भी मित्र थे, असेंबली में मित्र थे और उन लोग पॉलिटिकल एलाइज है। अचानक रातों रात जो है सो जीएचएमसी इलेक्शंस में दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। और भारतीय जनता पार्टी भी कोवर्टली इसमें कोल्यूडेड है। यह बात क्यों कह रहा हूं बोले तो, देयर इज नो हिस्ट्री फॉर भारतीय जनता पार्टी यहां बताने के लिए। उन लोगों का डेवलपमेंट में शामिल नहीं है। हैदराबाद का डेवलपमेंट में होने दीजिए या नेशनल लेवल हैदराबाद, दिल्ली से जो है सो हैदराबाद डेवलपमेंट करने के लिए फंड्स लाने में, या नहीं तो रिसेंटली जब बाढ़ आई है, बाढ़ में आके कोई मदद करने का काम में भी उन लोग नाकाम रहे हैं। इतना करने के बावजूद भी आज लोगों का भावनाओं को भड़काने के, रिलीजियस पोलराइजेशन करके जो है सो आज उनका एग्जिस्टेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरह एमआईएम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि एक अलग पार्टी के नाते टीआरएस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हुए वो भी रिलीजियस पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों मिलके जो है सो जो माइनॉरिटी वोट्स कांग्रेस को नहीं आना और ये एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी का एग्जिस्टेंस बताने के लिए और ये लोग लड़ रहे हैं। दूसरी बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये जीएचएमसी इज अ कॉर्पोरेशन इलेक्शन। आप लोग कहां हैं सर मैदान में? ये कह रहे हैं कांग्रेस का ना झंडा दिख रहा है ना डंडा दिख रहा कहीं, क्या ये सच है? संबित पात्रा जी दिल्ली में बैठ के ख्वाब देख रहे हैं शायद यहाँ पे झंडा है नहीं है बोल के। भारत एमआईएम जो पार्टी 40 सीट में कंटेस्ट करती है, वो सीट में कंटेस्ट करने वाली पार्टी को जो है सो नेशनल पार्टी के जरिए उन लोग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और उसके खिलाफ हमारी लड़ाई होना बोल के बात बोल रहे बोले थे। वो ही खुद एक धोखा है, एक गुमराह है। लोगों को कैमोफ्लेज करना चाहते हैं लोग। ये ऐसा बताना चाहते हैं पूरा देश को कि एमआईएम और बीजेपी के बीच में लड़ाई हो रहा है। एक हिंदू बीजेपी के साथ है, मुसलमान एमआईएम के साथ है। तो ये दोनों का मकसद हासिल कर रहे हैं लोग, पोलराइज करके रिलीजियसली। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी लेकिन ये बात तो बिहार में साबित हो चुकी ना पहले से। ये पोलराइजेशन तो उन सीटों पर असर दिखा चुका जहां वैसे चुनाव लड़ रहे थे पहले। रोहित जी, वही तो बोल रहा हूं ना, यहां जो दोनों लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं ऐसा अंदरूनी से रिश्ता है, बाहर जो ऐसा लड़ रहे हैं बीजेपी और एमआईएम। उन लोगों को होना, मतलब आपके हिसाब से बीजेपी को हैदराबाद में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? हेलो,
आपके हिसाब से बीजेपी को हैदराबाद में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, चुनाव लड़ी है मगर डेवलपमेंट मुद्दे पे लड़ी है ना। मैं सुना था हमारे संबित जी ने बताया कि 50% हैदराबाद डूब गया बोल के। बड़ा दया किया हम पे एकदम। नहीं, लड़ने का गलत नहीं है, लड़ने का गलत नहीं है। 30% हैदराबाद डूबा था, कुछ पढ़ के आइए। नहीं, आप बोले थे ना संबित जी, अभी आप ही बोले थे ना अभी 50% जब हैदराबाद डूबे तो नरेंद्र मोदी जी आए। अरे मैंने बोला था साहब 30%, 50% नहीं, 30% हैदराबाद बाढ़ों से पीड़ित हुआ था, पानी के नीचे आ गया था। आप पढ़ के आइए। और खैर आप इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं? राहुल गांधी शिमला में छुट्टी मना रहे हैं, आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? गला को आराम दीजिए, विक्स की गोली खाइए, इतना परेशान मत होइए। बेकार इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वो मत पढ़िए। मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, हैदराबाद में रहकर की बोल रहा हूँ। अरे भैया हैदराबाद में बैठा हूँ सर, हैदराबाद में बैठा हूँ मैं। हैदराबाद जो है सो डूब गया, आपको नहीं मालूम? आपको नहीं मालूम? कुछ नहीं पता। आप ठीक है, कुछ नहीं मालूम है। आप सुनिए अब मेरी बात, मैं कुछ नहीं मालूम, आप मेरी बात सुनिए। ठीक है, कुछ मत बोलिए। अच्छा, एक सेकंड, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। संबित पात्रा बोलिए फटाफट, फिर कादरी साहब आ रहे हैं, बोलिए। ठीक, हाँ बोलिए फटाफट। देखिए मुझे बड़ा वो कह रहे हैं आप लोग का फिक्स मैच है, ये केवल दिखाने के लिए है कि हम ओवैसी के खिलाफ लड़ते हैं। नहीं, ठीक है। देखिए ये कांग्रेस पार्टी जो है, इनके पास कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया है। ये बोल रहे थे कि ये नाटक हो रहा है, नाटक में टीआरएस, एमआईएम, बीजेपी ये सब भाग ले रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं नाटक हो रहा है तो आप तो नाटक में भी भाग नहीं ले रहे हैं भाई साहब। नाटक में भाग लेने तो आओ। इन लड़ाई हो रही है, नकली लड़ाई। इनके घर में एक ही लड़ाई होती रहती है। छुट्टी कहां मनाने जाएंगे? शिमला में जाएंगे, होनोलुलु में जाएंगे, बैंकॉक में जाएंगे, हांगकांग में जाएंगे। अरे सर छोड़िए सर, इतना चिल्लाने की, ये फिर बीच में चिल्लाना शुरू, ये फिर चिल्लाना शुरू हो गए। देखिए रोहित जी, आप छोड़ दीजिए इनका। मैं रोहित जी मैं बीच में चिल्लाना नहीं चाहता हूं। आप जरा इनको बोलिए प्लीज जरा ये शांत हो जाए। ऐसे चिल्लाने से कोई नहीं सुन पाएगा और डिबेट एक एक करके बोल लीजिए, एक एक करके बोल ले। अच्छा श्रवण जी जरा सुन लीजिए, पूरा कीजिए संबित जी। कादरी साहब वेट कर रहे। देखिए रोहित जी मुझे लगता है हमें मुद्दों पर बात करना चाहिए। कौन किसके साथ मिला हुआ है उसका उदाहरण मैंने दे दिया। 9 साल ये एआईएमआईएम के साथ थे, ये गठबंधन में ये सरकार चल रही थी। आज की परिस्थिति आपको समझना होगा। जहां तक ये टीआरएस, एमआईएम और बीजेपी का सवाल है, टीआरएस आज बोलने का प्रयास कर रही है कि नहीं हमारा किसी प्रकार का गठबंधन एमआईएम के साथ नहीं है। आप हैदराबाद में उतर के आइए, किसी भी तेलुगु स्पीकिंग व्यक्ति से पूछिए, वो आपको बताएगा कि 2019 में किस प्रकार केसीआर ने कहा था कारू सारू पद्यारू। मैं समझाता हूं इसका। कारू मतलब कार, इनका सिंबल है टीआरएस का, मतलब हमारा कारू। सारू मतलब सरगारू, सर मतलब इनके केसीआर। और पद्यारू मतलब पदी आरू मतलब 16 सीट। हम कार सर के साथ मिलकर केवल 16 सीट पे लड़ेंगे, जबकि 17 सीटें होती हैं। तो एक सीट इन्होंने ओवैसी के लिए छोड़ा हुआ था केसीआर जी की पार्टी टीआरएस ने। तो ये उसी समय से अलायंस में चल रहे हैं, अभी भी अलायंस में है। और ये जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एमआईएम और टीआरएस अलायंस में नहीं है, ये पूरी तरह से यह झूठ है, ये हर कोई जानता है। भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य ऑपोजिशन बन के तेलंगाना में उभरी है और मुख्य ऑपोजिशन के रूप में जो फाइट दे रही है। अब हम सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जनता जान रही है। ठीक है, अब जरा मैं कादरी साहब से एक सवाल ले लूं। मौलाना कादरी साहब, आप तो ओवैसी साहब के दोस्त हैं, कई प्रोग्राम में उनके दिखाई देते हैं। हाँ, आप बोल लीजिए श्रवण जी, पहले बोल लीजिए, आप बोल लीजिए श्रवण जी, पूरा कर लीजिए। हाँ, संबित जी ने शायद नहीं मालूम, कांग्रेस पार्टी का अलायंस यूपीए 1 में, यूपीए 2 में था, मगर यही जो लोगों को भड़का के, भावनाओं को भड़का के जो है सो डिवाइड एंड रूल जैसे पॉलिसी जब ने असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने लागू किया था, उन दोनों को, भाइयों को, असदुद्दीन को और अकबरुद्दीन को, दोनों को जो है तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जब किरण कुमार रेड्डी यूनाइटेड प्रदेश में था, दोनों को जेल में बंद कर दिया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे बड़े बड़े बात के खिलाफ में और अकबर के खिलाफ में, मगर हिम्मत नहीं है उनके ऊपर हाथ डालने का, हिम्मत नहीं है बोल के नहीं, अंदरूनी दोस्ती है, रिश्ता है, इसीलिए उनको भड़काओ, बात करते रहो, मुस्लिम का वोट पोलराइज करते रहो। हम जो है हिंदू वोट को पोलराइज करके जीतना चाहिए बोल के ये बात बोल रहे हैं। सर, दूसरी बात है, आपका सवाल एज इट इज पूछ दूंगा संबित जी से। अभी संबित जी से एज इट इज पूछ दूंगा। आए दिन ये कहते हैं कि देशद्रोही बातें कर रहे हो वैसी बंधु, लेकिन जेल में क्यों नहीं डालते, अभी पूछ दूंगा। लेकिन उसके पहले कादरी साहब, मेरे 2 सवाल हैं। एक,
आज बीजेपी के साथ बहस है कि बीजेपी ओवैसी आमने सामने है, तो ओवैसी साहब ने अपना प्रवक्ता नहीं भेजा। पता नहीं क्यों नहीं भेजा, ये भाईचारे में नहीं भेजा या वो वाकई हिंदू मुसलमान नहीं होने देना चाहते और उनके बैठने से हिंदू मुसलमान हो जाता इसलिए नहीं भेजा। लेकिन क्या आपको लगता है ये फिक्स मैच है, ओवैसी, टीआरएस और बीजेपी मिलकर कांग्रेस को निपटा देना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं बीजेपी के लिए कहूंगा कि हैदराबाद में 100 साल के बाद में ऐसी तेज बारिश हुई, तूफान आया और उसमें बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने 1 रुपया नहीं दिया, जबकि दूसरी रियासतों में, कर्नाटका में हो या बिहार में हो या महाराष्ट्र में हो, कभी ऐसी तूफानी बारिश होती है या कोई तबाहकारी होती है तो वहां पर जरूर मरकजी इमदाद दी जाती है, सेंट्रल जो है उसके अंदर एड दी जाती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैदराबाद को कुछ नहीं दिया। तो हैदराबाद में एक आमतौर पे शेर कहा जाता है, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। अब बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो बार बार आके कह रहे हैं कि वोट फॉर चेंज, वोट फॉर चेंज। तो क्या चेंज करे? हैदराबाद जबकि तरक्की की राह पर है, 2009 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इसको बेस्ट सिटी फॉर बिजनेस करार दिया। 2020 में इकोनॉमिक एनालिसिस ग्रुप ने इसको सेकंड टायर सिटी का बीटा वर्ल्ड सिटी ओवैसी जी का चेहरा देख के बेस्ट सिटी फॉर बिजनेस कहा था क्या? ये आप ओवैसी जी पोस्टर बॉय थे क्या जब बेस्ट सिटी फॉर बिजनेस का अवार्ड मिला था? बैंक ग्रुप से पूछिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप से पूछिए। तो मैं आपसे जब आपने जिक्र लाया तो मैं पूछ रहा हूं, ओवैसी का मुंह देख के दिया था क्या ये अवार्ड? ये तो आप बेहतर बताइए ना, वहां बैठे। देखिए, एमआईएम की वहां की सियासत को देखते हैं। एमआईएम ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे जब अपना कब्जा जमाया था तो आलमपल्ली पोचैया को मेयर बनाया, फिर माजिद हुसैन जैसे काबिल तरीन शख्स ने मेयर की कुर्सी पे बैठी। और हैदराबाद में आज आप देखते हैं कि दुनिया के टॉप 50 मल्टीनेशनल कंपनीज हैदराबाद में अपना दफ्तर रखती है। और हजारों की मल्टीनेशनल जब आते हैं तो वो हैदराबाद के मेयर और नगर पालिका से करार करके आते हैं क्या कि हम यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, या राज्य की और देश की सरकार से करार करते हैं? अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना दें तो वो जरूर आ सकते हैं क्या? यकीनी तौर पे इसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो 70 साल से जिस किस्म से हैदराबाद को डेवलप किया गया उसका नतीजा है कि आज हैदराबाद वर्ल्ड के बेस्ट सिटीज में शामिल है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन तौर पर डेवलप हो रहा है और हैदराबाद सिटी बढ़ रहा है, हर तरफ बढ़ रहा है। आप देखते हैं कि ओल्ड सिटी के रहने वाले बाशिंदे कितना अच्छा है, तो वैसे घबरा क्यों रहे हैं बीजेपी के चुनाव में आने से? बीजेपी से कोई जब इतना ही अच्छा काम किया हुआ तो वैसे घबरा क्यों रहे हैं बीजेपी के मैदान में आने से? बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है। हमको सिर्फ और सिर्फ ये डर है कि बीजेपी के ये जो काम नहीं सो हज्जाम बिल्ली का सर मुंडाया वाले जो लोग आते हैं तो काम कुछ भी नहीं है, बस अनाप शनाप कह के। मौलाना साहब, मैं आपसे केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि ये पोलराइजेशन के दम पे जीतते हैं, आप मुझे ये बता दीजिए, बिहार में तो ओवैसी साहब ने स्पीकर के मामले पर फाइनली एनडीए का समर्थन किया, चलिए वो एक अलग विषय है, लेकिन 14 सीट पे मात्र वो चुनाव लड़े थे। बीजेपी चुनाव लड़ रही थी सरकार बनाने के लिए, तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे सरकार बनाने के लिए, उनके अपने वादे थे। ओवैसी को जो 5 सीटें मिली वो किस बात से जीते हैं? इस बात से कि वो मुख्यमंत्री बनकर बिहार को चमका देंगे, या उनके धर्म के आधार पर? एमआईएम का मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, उनका चाहने वाला हूं, इस लिहाज से मैं अपनी पर्सनल राय रखूंगा कि वहां पर आपसे एक एनालिस्ट के तौर पे पूछ रहा हूं, मैंने तो कहा ही नहीं कि आप उनके स्पोक्स पर्सन या चाहने वाले बनिए, मैं तो आपका एनालिसिस पूछ रहा हूं कि बिहार में 5 सीटें अगर मिल जाती हैं ओवैसी को टोटल 14 चुनाव लड़ने पर, तो वो लोग किस आधार पर उनको वोट देते हैं? धर्म देखकर वोट देते हैं? रोहित जी, आप बड़े तजुर्बेकार जर्नलिस्ट हैं, सालों से आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि किस नेशनल मीडिया चैनल ने या किस नेशनल न्यूज़पेपर्स ने सीमांचल की बदहाली की खबरें इस तरह जोर शोर से कभी सुनाई थी, वहां के हालात की ग्राउंड रियलिटी को दिखाई थी? ये एमआईएम थी जो बिहार के सीमांचल को सारे हिंदुस्तान के लिए आंख खोलने पे मजबूर कर दिया कि ये हमारे अपने भाई, हिंदुस्तानी भाई देखिए किस तरह परेशान हाली में गुजारते, किस तरह इनको बिछड़ा के रख दिया गया। तो एमआईएम ने उस इलाके की तरक्की की खातिर वहां पर अपना इलेक्शन कैंपेन किया, 5 साल काम किया
और सीमांचल के लोगों ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। आज वो सारे सीमांचल के लोगों के वो शुक्रगुजार हैं और सीमांचल के लोग मौलाना साहब, मैं आपकी सारी बातें मान लेता, अगर पार्टी का नाम ही ना होता मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिस पार्टी के नाम में आ रहा हो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके बाद वो पार्टी का कि नहीं साहब हम धर्म के आधार पे वोट नहीं मांगते या हम पोलराइजेशन नहीं करते, तो बड़ा अजीब लगता है। मैं इस पे आपसे और विस्तार से बात करूंगा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज रोड शो कर रहे हैं। हैदराबाद के स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने किस कदर ताकत झोंकी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। रंगारंग रोड शो है योगी आदित्यनाथ का, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ श्रीनिवासन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो इस इलाके की राजनीति को बखूबी समझते हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, श्रवण कुमार हमारे साथ हैं और साथ ही हैं सैयदीन कादरी हमारे साथ। तीनों मेहमानों से हम बात कर रहे हैं। लेकिन श्रीनिवासन साहब, पहले आपका एक कमेंट फटाफट, ये कहना कि टीआरएस, बीजेपी, ओवैसी ये सब तो मिले हुए हैं जी, कितना सही लगता है? नहीं, मिले नहीं है। ये बिहार नहीं है, ये यहाँ की राजनीति एकदम अलग है। यहाँ पर कांग्रेस के बारे में भी बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था आपकी बात। कांग्रेस तो यहाँ पर कंप्लीटली खत्म हो गई है, कुछ है नहीं। और उस जगह को लेने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है, जो कुछ अभी कुछ कर रही है बीजेपी इसलिए कर रही है कि बीजेपी एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी देख रही है। देखिए, इसके बीज अभी नहीं, 2019 में ही बो दिए थे जब 4 सीट जीता बीजेपी ने। उनका अपना सीट तो एक ही था जो बंडारू दत्तात्रेय का था, जिसको किशन रेड्डी जीत के आए हैं और मंत्री हैं अभी। बाकी जो 3 सीट थे ये टीआरएस के सीट थे, ये उसको इन्होंने छीना। एक तो कविता टीआरएस की उनकी अपनी बेटी, वो हार गई। करीमनगर का एक सीट जो कि एक परिवारवाद के कारण वो हारे। तीसरा सीट जो छीन लिया बीजेपी ने, वो भी एक करीबी रिश्तेदार ने हारा। तो ये 3 सीट तो तभी हार गए थे। मगर ये जो दुबाक की जो विक्ट्री है, जो असेंबली सीट है, इसने बीजेपी को बहुत ताकत दी है। क्योंकि देखिए, 6 साल में पहली बार कोई उपचुनाव, वो भी असेंबली का, टीआरएस हारा है। और वो भी इसीलिए बहुत जरूरी है कि इसको उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से वो हार जाएंगे। एक रूलिंग पार्टी में रहते हुए कोई पार्टी उपचुनाव इस तरह से हारती नहीं है। इस जीत को देखकर बीजेपी गर्म जोशी आ गई, काफी फुर्ती में आ गई, काफी जोश आ गया है और वो पूरा अपना झोंक रहे हैं ताकत, ताकि ये हैदराबाद में काफी अपना हलचल मचा सकें। ये उनका है। इनका टारगेट प्योरली अभी टीआरएस है। संबित पात्रा जी ने जो कहा वो ठीक बात है। बीजेपी जो है अपना पेट वहां पर अपना वो करना चाहती है और उन्होंने बहुत बढ़िया भी एक मौका देखा है, क्योंकि कांग्रेस ऑलमोस्ट वहां मर गई है। वहां मतलब बहुत ही उसका कुछ वहां पर कुछ अभी है नहीं, और उसका फायदा लेते हुए वो वहां पर घुसने की कोशिश कर रही है जी। अब आपने कहा कि एआईएम के साथ क्या उनका कोई नुराकुश्ती हो रही है? देखिए, ये जो है एक पॉलिटिक्स में एक वो है कि ऑपोजिट पोल्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये दोनों विपरीत ध्रुव के हैं। बीजेपी यदि हिंदुओं का यदि वो करती है, दूसरी तरफ वो मुसलमानों का अपना पक्ष रखती है एमआईएम। अब वहां पर देखिए, यदि वहां का आप देखेंगे कि 18 लाख वोटर्स हैं अंदर सिर्फ। देखिए, ये एक छोटा सा एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो पोलिंग है, उससे ज्यादा नहीं। 18 लाख वोटर्स हैं, उसमें 4 लाख तो मुसलमान वोटर्स हैं, 3 लाख जो हैं वो उत्तरी भारतीय से जो आए हुए लोग हैं, वो लोग वहां पर सेटल हुए वो हैं। बाकी वहां की लोकल पॉपुलेशन है। तो बीजेपी का अभी फिलहाल सिर्फ 4 सीट है। यदि उसको 4-5 गुना बढ़ा लेती है, 15-20 सीट कर लेती है, तो अपने आप में वार्ड यदि जीत जाती है, अपने आप में बहुत बड़ी जीत होगी। ये अभी इस चुनाव के लिए 2023 के असेंबली चुनाव के लिए बीज बोल रहे हैं। बड़े आसान चीजों को आप आसान तरीके से आपने चीजों को सामने रखा है। संबित पात्रा, साथ साथ एक लाभ यह भी है कि बंगाल में जब जाएंगे और ओवैसी भी मैदान में होंगे, तो कोई आपको यह नहीं कह पाएगा कि देखो ये और ओवैसी तो मिले हुए हैं, ओवैसी के हेलीकॉप्टर में तो बीजेपी तेल डलवाती है, जैसे बिहार में हो रहा था, है कि नहीं? नहीं, देखिए, आप समझिए, यहां पर श्रीनिवास जी यहाँ बहुत ज्ञानी व्यक्ति बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। यहाँ हमारी लड़ाई ओवैसी के साथ नहीं है। आप पहले समझिए कि ये जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, ये 150 सीटों का चुनाव है। ओवैसी की पार्टी मात्र 51 सीट पर चुनाव लड़ रही है और हम ओवैसी के साथ लड़ाई है। नहीं, सुनिए, नहीं, आपको समझना होगा, ये ओवैसी विषय ही नहीं है।
150 सीट के चुनाव में ओवैसी की पार्टी मात्र ओल्ड और जो ओल्ड हैदराबाद है, जो ओल्ड सिटी है, उसी में चुनाव लड़ रही है। 51 सीट्स पे ही चुनाव लड़ रही है, जबकि हम 150 सीट्स पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम क्यों कहें कि ओवैसी हमारा मेन ओपोनेंट है? ओवैसी तो हमारा छोटा ओपोनेंट है। हमारा बड़ा ओपोनेंट और जो मुख्य ओपोनेंट है वो है टीआरएस, केसीआर और केटीआर। ये जो बड़े महाराज और छोटे युवराज, ये जो परिवार और डायनेस्टी की पार्टी है, और उनके दोस्त थे ओवैसी, ये यहां पर फेमस है। जो इस ग्राउंड को समझेगा वो जान पाएगा फैमिली एंड फ्रेंड। ये जो फैमिली एंड फ्रेंड की कॉर्पोरेशन यहां चल रही है उसको हटाना है। और मेयर किसका स्थापित होगा? हमारे पास 2 सीट थे, किस प्रकार से वहां से हम मेयर तक जा सके। और कांग्रेस का आप लिख के लीजिए, मैंने झंडा डंडा कहा। यहां पर मैं अभी टीवी एडिटर से मिला और आपके ग्रुप के टीवी एडिटर से पूछिए, अब कांग्रेस पार्टी को डिबेट में बुलाते नहीं है लोकल चैनल्स। आपने यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया हुआ है। यहां लोकल तेलुगु चैनल्स अब कांग्रेस पार्टी को यहां के पॉलिटिकल डिबेट्स में बुलाना उन्होंने बंद कर दिया है, बिकॉज इनको 1% से भी कम वोट मिल रहा है। रोहित जी, ठीक है, श्रवण जी बोलिए। रोहित जी, इतना झूठ बोलने के लिए शर्म नहीं आता क्या? मुझे समझ में नहीं आता हमारे भाई संबित पात्रा जी को। मुझे तकलीफ हो रहा है ये बात इस्तेमाल करने में। नहीं, मुझे तकलीफ हो रहा है ये बात करने के लिए। मेरा को पैनलिस्ट है, मैं सम्मान करता हूँ। इतना तकलीफ मत करिए, मैं थोड़ा शर्मा ही लेता हूँ। तकलीफ हो रहा है मेरे को। आपको शर्म होनी चाहिए इतने झूठ बोलने के लिए। आपको पता नहीं तकलीफ हो रहा है तो तकलीफ करिए, मैं क्या करूंगा इसमें? सुनिए, पार्टी खत्म हो गया फिर तकलीफ हो रहा है तो मैं क्या करूं? मैं बोलता हूं, सुनिए ना, जरा पेशेंस रखिए, मैं बोलता हूं। बोलिए। पहली बात है, बोलिए, कुछ है नहीं बोलने को, ऐसे सच में नहीं है कुछ। अरे सुनो मेरे यार, मेरे लाला सुनो, आप तो थोड़ा सुनो, पेशेंस रख लो। पहली मुद्दा है, अरे आपका लाला तो छुट्टी मनाने चला गया है। आपका लाल कुछ काम करना है तो हो, उसको बुलाओ, साइकिल में बैठाओ, बस के ऊपर बैठाओ, ट्रक के ऊपर बैठाओ। संबित जी एक बार बात तो सुन लीजिए उनकी। अगर आप ये कह रहे हैं कि लोकल चैनल्स बुलाते तक नहीं है, हमने बुलाया है, तो कम से कम बोलने सुन तो लीजिए उनको एक बार। अच्छा, सुन तो लीजिए एक बार सुन लीजिए। बोलिए श्रवण जी पूरी। ठीक है। पहला है ये चर्चा, खुद ये मुझे समझ में आता है, ये बड़ा साजिश है। जो पार्टी सिर्फ एक पार्लियामेंट के अंदर सीमित है, जो लोग सिर्फ 51 सीट्स में कंटेस्ट करते हैं, उसको जो है सो बीजेपी और एमआईएम का कंटेस्ट कर रहे बोल के जो प्रोजेक्शन और दिया जा रहा है, इसमें एमआईएम जो तेलंगाना से लेकर के बंगाल में प्लांट करने का एक साजिश दिखाई दे रहा है। एक बात है। दूसरी बात है, मेरा मित्र जो अभिनय श्रीनिवासन जी ने बताया कि कांग्रेस खत्म हो गया, और संबित पात्रा जी झूठ पे झूठ बोल के लोगों को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे। मैं खुद चौड़े आंकड़े आपके सामने लगाना चाहता हूं। पार्लियामेंट इलेक्शंस 2019 में टीआरएस पार्टी को 41% का वोट्स आया था, कांग्रेस पार्टी को 30% वोट्स आया था, बीजेपी को आया सिर्फ 19% वोट्स पार्लियामेंट इलेक्शंस में। उसके बाद में एमआईएम को तो सिर्फ 3% का वोट आया। उसके बाद में इलेक्शन हुआ दुब्बा का। अगर दुब्बा का इलेक्शन को इन लोग बीजेपी का जीत बोल के अगर जश्न मनाना चाहे और ख्वाबों में रहना चाहे तो रहने दीजिए, संबित पात्रा और बीजेपी के लोग रहने दीजिए। वो जीत है एक लड़के का जो तेलंगाना मूवमेंट में एक्टिव था, पिछले 13 साल तेलंगाना के लिए लड़ा था, एक लोगों का आवाज बन के, गरीबों का हमदर्द बन के जिन्होंने जो काम किया था, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के नाते वहां पे जीता। मगर ये तो पार्टी का जीत नहीं था, वो इंडिविजुअल का जीत है। अगर वो जीत को लेकर के हैदराबाद में अगर सचमुच में बीजेपी का उतना दम है, ताकत है, उन लोगों को पब्लिक एक्सेप्टेंस है, तो क्यों नरेंद्र मोदी आ रहा है, क्यों अमित शाह आ रहा है, क्यों आप राजनीति में, क्यों योगी आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। देश का भारतीय जनता पार्टी लीडर आके जो है तो यहाँ पे, अरे भाई उनके पास है तो आ रहा है, आप राहुल गांधी को बुला लीजिए, आपको भी उतार देना चाहिए राहुल गांधी को, आप भी बुला लीजिए प्रियंका गांधी वाड्रा को, बुलाइए रणदीप सुरजेवाला को, बुलाइए पवन खेड़ा को। क्यों नहीं बुला रहे आप लोग? आते हैं, वक्त आए जब आते हैं, कोई बात नहीं। दूसरी बात है ना, बीजेपी के पास मुद्दा है तेलंगाना में बात करने का, हैदराबाद में बात करने का, ना एमआईएम के पास, बिकॉज टीआरएस और एमआईएम दोनों मित्र होने के नाते जितना परेशानियां तेलंगाना में, हैदराबाद में लोग पाली है, उन लोगों के पास डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है। ये दोनों मिलकर लोगों को मजहब के नाम पर भड़का के जो है सो वोट पाने की कोशिश कर रहे। मुद्दा चर्चा, अरे अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि हमने वो हैदराबाद बना दिया है एमआईएम ने कि 50 एमएनसी हैदराबाद में बैठी है वरना नहीं आती।
आपने सुना नहीं मौलाना साहब क्या कह रहे थे अभी? अरे मौलाना साहब बोले तो वो सच नहीं होती ना। बीडीएल इतने पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैदराबाद को, इतने पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैदराबाद में जो है किसने लाया? कांग्रेस पार्टी लाया। कितने फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैदराबाद में सेटअप कर दिया गया कांग्रेस पार्टी के श्रवण में। जी गला इतना खराब मत करो, आराम से बैठो श्रवण जी, कुछ नहीं होने वाला है, शांति से आराम से सुनिए ना। रोहित जी बेचारे भाई आदमी का गला क्यों खराब करवा रहे हो रोहित जी, इनको शांति से बैठा दो। अच्छा एक सेकंड ना, मौलाना साहब जवाब दे रहे हैं आपकी बात। हाँ एक सेकंड संबित जी एक बार मौलाना साहब जवाब दे रहे हैं ना उनकी बात का, जो बात वो कह रहे हैं कि सब तो कांग्रेस ने किया। मौलाना साहब बोलिए। हाँ कादरी साहब दीजिए जवाब उनकी बात का। देखिए, हैदराबाद पर 1984 से लेके आज 2020 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मुसलसिल या तो मेयर रहा है या डिप्टी मेयर रहा है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ उसमें एमआईएम को अगर आप क्रेडिट नहीं देते हैं तो ये आपकी बेईमानी है। आपको क्रेडिट देना होगा। उनका एडमिनिस्ट्रेशन ने बेहतरीन काम किया, और न सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए बल्कि हिंदू मुस्लिम सबको मिलाया। ये बोलिए 2014 तक कांग्रेस पार्टी के हुकूमत के अंदर जितने भी डेवलपमेंट हुआ उसमें तो आप लोग भी शामिल है, तो दोनों मिलकर करो। बोलो ना, ये क्यों बोलते सिर्फ एमआईएम क्या बोलते? आप ये नेहरू जी के पास ही रहिए जाके। ओहो, यही बात पात्रा जी बोल रहे थे कि मिलके करते थे तो आपको बुरा लग गया था श्रवण जी। सब कुछ आपने यही बात संबित पात्रा ने कही कि आप लोग मिले हुए थे तो आपको बुरा लग गया था। अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो मिले हुए थे, ये बात क्यों नहीं मान रहे कि हम मिले हुए थे? यही संबित पात्रा ने कहा तो आपको बुरा लग गया। अरे सुनो यार, आपको ये नहीं मालूम है कि अरे सर मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, आप ही लोग कह रहे हैं जो बातें कह रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं आप ही लोग कह रहे हैं। मैंने तो अपनी तरफ से कोई बात कही नहीं अभी तक। एमआईएम ने बीजेपी को छोड़ के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर या डिप्टी मेयर का ओहदा लिया, चाहे वो कांग्रेस हो, टीडीपी हो के। अब टीआरएस की हुकूमत में तो उनका कोई नहीं था डिप्टी मेयर, लेकिन उनकी अपनी खासी तादाद मौजूद थी, और उन्होंने डेवलपमेंट में न सिर्फ ये काम किया बल्कि तमाम कम्युनिटीज का काम किया। आज आपकी आज तक की रिपोर्ट में अकबरुद्दीन ओवैसी की वो तकरीर का वो हिस्सा बताया गया जहां पर वो मोदी के पर जो है कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि महाकाली मंदिर जो बोनाल जुलूस के लिए जो निकलती है मंदिर, उसके लिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए, और उस मंदिर के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या काम किया उसी तकरीर में कहा था। तो तकरीर को बयान नहीं किया गया। हर कम्युनिटी का काम किया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, और मजलिस का जो हेडक्वार्टर है दारुसलाम, आप वहां जाके देखिए, हर कम्युनिटी के लोग आते हैं और अपना काम कराते हैं, और मजलिस ने हैदराबाद ब्रांड बनाने में अपना योगदान अदा किया और बेहतरीन योगदान रहा। उसके क्रेडिट को कोई नहीं छीन सकता। ठीक है संबित पात्रा लास्ट कमेंट। संबित पात्रा जल्दी से, फिर श्रीनिवासन जी के पास जाएंगे, समय बचा तो। संबित लास्ट कमेंट। देखिए श्रीनिवास जी से पूछ लीजिए, जो पार्टी अपने आप को नेशनल पार्टी प्रोजेक्ट करना चाहती है वो खुद ही 150 सीट पर नहीं बल्कि 51 सीट पर लड़ती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो टीआरएस को सपोर्ट करना चाहती है, केसीआर के साथ मिली हुई है। दूसरी बात में, जहां तक हैदराबाद में एक एमपी है, अरे भैया ये ओल्ड हैदराबाद के एमपी हैं, जहां ना तो मेट्रो गया है, ना सड़कें चौड़ी हुई हैं, ना किसी प्रकार की इम्यूनिटी पहुंची है। वहां केवल पोलराइजेशन के नाम पे एआईएमआईएम जीतती आई है। आप आके और आप मंदिर की बात करते हैं। आप भाग्यलक्ष्मी मंदिर के साथ आपने क्या किया? अरे भाग्यलक्ष्मी मंदिर के घंटे घड़ियाल तक को आपने बंद करवा दिया था, और ये भाग्यनगर हैदराबाद मतलब भाग्यनगर की जनता इसका जवाब देगी। आपने भाग्यलक्ष्मी मंदिर के जो घंटे घड़ियाल थे, ओवैसी के कहने पर उन घंटे घड़ियाल को बंद करवा दिया था कि घंटानाद नहीं हो सकता है। और मैं भाग्यनगर की जनता से आज कहता हूं कि भाग्यलक्ष्मी के मंदिर से ही हैदराबाद अर्थात भाग्यनगर का भाग्य बदलेगा, आप देखिएगा। उस मंदिर के लिए सुप्रीम चलिए सर, बात आ ही गई ना घूम फिर के, वहां मंदिर के घंटे घड़ियाल पर वोट पड़ेगा, या फिर बाढ़ का पानी आया तो वो किसकी जिम्मेदारी थी, किसने अपना काम नहीं किया था जिसकी वजह से 30% हैदराबाद बाढ़ में डूब गया, इस पर वोट पड़ेगा। ये जनता खुद तय करेगी। धन्यवाद आप सबका।